पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी रोक नहीं सकते और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते। मेरे को किसी ने पूछा था कि सर आपको प्रधानमंत्री बना दिया है, कितना टाइम चाहिए आपको देश सुधारने के लिए? मैंने कहा मेरे को सिर्फ 2 चीज चाहिए, मेरे को 3 महीने का टाइम और पूरी इंडिया की जो फौज है वो मेरे पास दे दो, मैं 90 दिन में इस देश को स्टेक कर दूंगा। So where has the society gone wrong in giving the generation, next generation की सिर्फ यही एक चीज, money oriented, success equal money। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कहते हैं पैसा जरूरी चीज नहीं है, वो या बेवकूफ है या खुद अरबपति। वही अरबपति बोलेगा कि पैसे की तो जरूरत नहीं है। तो वो लोग जो लाइफ में, बिजनेस में टॉप पे चले जाते हैं, कैन यू पॉइंट आउट 1 या 2 ऐसी खास चीजें जो वो बाकियों से अलग कर जाते हैं, या उनकी माइंडसेट में कोई 1-2 चीजें जो अलग होती हैं जो उनको लेजेंड्स बना देती हैं? अगर कोई एक चीज हो बाय चांस तो मैं उसको कहूंगा, जब हम ये मानते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि हमें जिस चीज़ के लिए जितने पैसे दिए जाएं, क्यों ना उससे बेहतर किया जाए, और अगर बेहतर करेंगे तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टू राइज, टू ग्रो। सो व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम अडॉप्टिंग दिस एज लाइफ फिलॉसफी? एक लफ्ज जी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। इंटेग्रिटी नहीं है, ये ईमानदारी हम लोग के अंदर नहीं है। सुसाइड एंड डिप्रेशंस हैव गॉन अप, 400% बढ़ चुका है, 400%। करप्ट, भ्रष्ट और कायर लोग कभी महान देश बना ही नहीं सकते। दे कैन नेवर डू इट। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में जो गेस्ट हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि उनकी किताबें मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब मैं कॉलेज में था। बहुत कुछ सीखा हमने उनकी किताबों से, उनके लाइव इवेंट से, और जिस एजुकेशन ने और जिस ट्रेनिंग ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की, आज मेरी खुशकिस्मती में मान रहा हूँ कि मैं वो सेम एजुकेशन, सेम वैल्यूज, सेम ट्रेनिंग आपको आज दिलवाने जा रहा हूं इस खास एपिसोड के माध्यम से। तो मैं अकेला उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर शिव खेरा। दीपक, आपका बहुत आभार है, आप इस काबिल समझते हैं मुझे, आपने मुझे इनवाइट किया है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल टू यू। अगेन इट्स लाइक फैन मोमेंट फॉर मी सर, इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी। आप इस काबिल समझते हैं, मैं उसका आभारी हूँ आपको। हमारी जो ऑडियंस है ना सर, ये सब वो लोग हैं जिनके बड़े ड्रीम्स हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं सब लोग। और हमारा जितना भी कंटेंट हम बनाते हैं वो सब उसी पे बनाते हैं कि एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना पाए। व्हेन यू हैव अ डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड यू, हैव सीन मिलियंस ऑफ पीपल, ट्रेन मिलियंस ऑफ पीपल, तो वो लोग जो लाइफ में, बिजनेस में टॉप पे चले जाते हैं, कैन यू पॉइंट आउट 1 या 2 ऐसी खास चीजें जो वो बाकियों से अलग कर जाते हैं, या उनकी माइंडसेट में कोई 1-2 चीजें जो अलग होती हैं जो उनको लेजेंड्स बना देती हैं? दीपक, मैंने अपनी एक किताब में लिखा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी रोक नहीं सकते और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज ये है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर कोई एक ऐसी खासियत हो, गुण हो, क्वालिटी हो जो इंसान को सफल बनाती है, कौन सा एक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो है ही नहीं। इट इज मल्टीपल थिंग्स, जो मल्टीपल चीजें हैं वो है। एक चाबी नहीं है, सेफ को खोलने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। सेफ ऐसे नहीं खुलती। यस यस यस। सही कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप जो करते रहिए, ये चाबी नहीं है, ये सेफ है। लेकिन अगर कोई एक चीज हो बाय चांस तो मैं उसको कहूंगा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इंग्लिश में, अब उसका हिंदी क्या है? कभी उम्मीद ना छोड़ना या वापस आते रहना हमेशा। अब देखें, दुनिया में हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है। एवरी सक्सेस स्टोरी हैज अ फेलियर स्टोरी बिहाइंड इट। किसी को देख लो, आप 2 नाम ले लीजिए, 4 नाम ले लीजिए, आई विल शेयर विद यू वो कितनी बारी फेल हुआ। माइकल जॉर्डन है, ब्रूस ली है, यू नेम इट, एनीवेयर, सभी के पीछे। लेकिन दे डिड नॉट क्विट, दे डिड नॉट क्विट। वो छोड़ के भागे नहीं, मैदान छोड़ के नहीं गए। इससे सबसे बड़ी चीज ये होती है, सफलता इससे नहीं मापी जाती कि जिंदगी में आप कितना ऊपर गए। सफलता उससे नापी जाती है कि कितनी बारी गिर के उठे। दैट इज कॉल्ड सक्सेस, उसको सफलता कहते हैं। और सफलता उससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले आप कैसा काम कर रहे हो। सफलता उससे मापी जाती है कि आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप कैसा काम करें। अपने आप के साथ कंपैरिजन करना हमारे को दूसरों के साथ
नहीं करना है। तो अक्सर मेरे को कहते हैं लोग, अगर कोई जिंदगी में रिवाइंड बटन होता तो कौन सी ऐसी चीज थी जो आप करना चाहते जो नहीं की आपने। मैं एक चीज कहूंगा सिर्फ कि मैं अगर दोबारा से जी सकता, आई वुड मेंटेन फोकस। आपने एक लक्ष्य ठाना, बनाया, तय किया, उससे भटकना नहीं चाहिए सब उसको। क्योंकि हम लोग, होता क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, दूसरे की घास ज्यादा हरी दिखाई देती है हमेशा। राइट। देखो वो क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फिर उसको भी देख लो, उसको भी देख लो। अरे यार, आपके यहाँ पे जो घास है, आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, उसको छोड़ के आप उसकी नीचाई देख रहे हो। वो तो नीचे ही बैठा हुआ है, उसका घास तो नीचे ही है ना। आप तो ऊपर जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बैठे हो और उसको देख रहे हो कि उसकी घास कितनी हरी है और वहां से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? आपका जो पोटेंशियल है, स्काई इज द लिमिट, आसमान छू सकते हो, लेकिन आप डाइवर्ट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और इधर उधर पे बढ़ जाते हो। आपकी एनर्जी जो है एकदम फैल जाती है, एंड यू डाइल्यूट योरसेल्फ एंड यू लूज आउट। मैं वाकई में कह रहा हूं, द वर्ड इज लूज आउट। लेकिन कहते नहीं आप तो लूज आउट नहीं किया। मैंने किया है। कहां मैं पहुंच सकता था, क्या कर सकता था, अगर मैं उसको देखता, प्रॉबेबली इट वुड हैव बीन एटलीस्ट 50 टाइम्स और 100 टाइम्स मोर देन वेयर आई एम टुडे। बट अपने आप के साथ तो इंसान को ऑनेस्ट होना पड़ता है। Right. अगर मैं अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं होऊंगा, खाली दुनिया को दोषी ठहराता रहूंगा, तो उससे कुछ नहीं बनेगा जिंदगी में। और आप देखें, दुनिया में आज तक जिसने कुछ नहीं करना, ना कुछ किया है, ना कुछ करना है उसने, वो सारी दुनिया को दोषी ठहराएगा साहब। वो अपने माँ बाप को दोषी ठहराएगा, टीचर को करेगा, हालात को करेगा, नक्षत्र को करेगा, ज्योतिष को करेगा, कंट्री को करेगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को करेगा, एजुकेशन सिस्टम को करेगा, वो सारी दुनिया को ब्लेम करेगा। लेकिन खुद अपने आप, नेवर ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया मैं कहां पे जिम्मेवार हूं, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। तो बात यह है कि मैं भी एक बिजनेस परिवार से आया हूं और सब हम लोग का नेशनलाइज हो गया तो सरकार ने ले लिया। उसके बाद सड़क पे हम चले आए। मैंने 3 काम करने की कोशिश की बिना पैसे के, सब में फेल हो गया। उसके बाद मैं चला गया इंडिया से बाहर, अमेरिका। पहले टोरंटो गया, तो साल 1.5 साल मैं बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ कर रहा था वहां पे, और टोटली बाय एक्सीडेंट आई गॉट इनटू सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। मेरे हिसाब से was one of the best thing that ever happened to me in my life. मैं ये बताता हूँ क्यों। क्योंकि बेचना, you teach selling, you train selling. Do you know, बेचने में, which is the toughest thing to sell in the world, one of the toughest thing to sell in the world is life insurance. Right. क्यों? क्योंकि कुर्सी है, टेबल है, घर है, मकान है, गाड़ी है, आप देख सकते हो, टच फील करके आप देख सकते हो, कपड़े आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो खाली बात कर रहे हैं कि आप नहीं होगे तो ये हो जाएगा, कहते हैं कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे होएगा या नहीं होएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। इट इज ए कॉन्सेप्ट, यू डोंट नो। एंड दोस डेज, अभी तो फिर भी अवेयरनेस होगी। तो ऐसा है, जब आपने बेचा होगा कि दोस डेज, सबसे मुश्किल चीज बेचना है इज लाइफ इंश्योरेंस। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कोई भी कंपनी, ये स्टैटिस्टिक्स आज भी चल रही है, एक कंपनी 100 सेल्समैन हायर करती है और 12 महीने के अंदर 90 छोड़ देते हैं। रिटेंशन सिर्फ 10% है आउट ऑफ दिस इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 10 में से 8 मुश्किल से रोजगार कमाते हैं साहब, 2 आसमान छूते हैं साहब। दिस इज द रेशियो, एंड ये रेशियो तकरीबन हर एक जगह पे यही हो रही है, ऐसी रेशियो होती है। तो मैंने ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे अच्छी चीज यही हुई कि लाइफ इंश्योरेंस में चला गया, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी कि जिंदगी में फेल कैसे होते हैं, जिंदगी में लूज कैसे करते हैं। आज देखें, एक सबसे बड़ी समस्या है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमने अपने बच्चों को 2 चीज सिखाते हैं, विन, सक्सेस, जीत और सफल बनो। सफलता और जीत, टूवर्ड विन सक्सेस, विन सक्सेस, विन सक्सेस। नहीं, लेकिन ये नहीं कभी बताया कि जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती भैया, नीचे भी आती है। क्योंकि हमने सिखाया नहीं कि नीचे भी आती है। जब नीचे आती है, उनको मालूम नहीं हाउ टू हैंडल इट, कैसे हैंडल करें। दैट इज व्हाई दे गो इनटू डिप्रेशंस, दे कमिट सुसाइड। गो लुक एट दिस, सुसाइड एंड डिप्रेशंस हैव गॉन अप 400% बढ़ चुका है, 400%। मैंने
ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मेरे को NHS फ्रॉम UK इज द सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर बॉडी, उन्होंने मुझे बुलाया कि साहब हमारे डॉक्टरों के लिए प्रोग्राम कीजिए, बिकॉज दे आर लुकिंग एट डेथ ऑल द टाइम एंड लुकिंग एट डेथ डे इन डे आउट, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी। तब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया, मैं तो 10वीं फेल हो गया था, BCom 3rd डिवीजन में पास हुआ। मैंने कहा भाई मैं इन साइंटिस्ट को कैसे बात करूंगा। तो एनीवे मैं थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया दीपक, एंड आई फाउंड आउट दैट अबाउट 30-40% ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड 17% डॉक्टर्स हैव थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। दिस इज द लेवल where it has gone, but the world has changed drastically। मैंने जो नई किताब लिखी Live While You Are Alive, उसका टाइटल मैंने कैसे हासिल किया है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि you only live once, भाई जिंदगी एक ही बारी आती है, एक ही जिंदगी, you only live once, जिंदगी एक बारी आती है। मैंने कहा साहब मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं जिंदगी एक बारी नहीं आती है, मौत एक बारी आती है। जिंदगी रोज आती है, अगर आपको जीना आता है तो रोज आती है, वरना तो आप तो डेली मरोगे। मैंने जो स्ट्रेस के ऊपर किताब जो लिखी, इसका एक सब टाइटल है टेक अ ब्रेक बिफोर यू ब्रेक डाउन, और आज ही मैंने एक नया और सब टाइटल निकाला है, यू टर्न स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ। स्ट्रेस को अपनी ताकत में कैसे बदल सकते हो, एंड टर्न पेन इनटू परफॉर्मेंस, कैसे आप कर सकते हो। इसका एक वजह यही है कि जितनी तकरीबन मैंने किताबें इधर उधर देखी हैं स्ट्रेस के ऊपर, सब दो चीज सिखाते हैं आपको। वन, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, सब मेडिटेशन करो। और दूसरा कहता है ब्रीदिंग टेक्निक सीखो, ब्रीदिंग टेक्निक सीखो। कोई कहता है कपाल भारती करो, ऊपर नीचे करो, नीचे करो, ऐसे सांस लो, फलाना करो, तो से ही सिखाते हैं। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा रिट्रीट में चले जाओ, आप बीच में चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, सीन चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। राइट, एग्जैक्टली यही कहते हैं ना, यही है। हाँ। तो मैंने कहा यार जब आप जाते हो तो क्या अपना दिमाग वगैरह छोड़ के जाते हो क्या? अपने दिमाग में अगर नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप साथ लेके चलते हो भैया अपनी समस्या। बिल्कुल सही बात है। और वहां पर जितने सांस ले लो, हैं करके कपाल भारती कर लो, कुछ नहीं होता ही नहीं है। Right. अब मेडिटेशन कर लो, मैं तो आज दिमाग आदमी का परेशान हो तो मेडिटेशन भी नहीं होती है यार, कहां से करेगा मेडिटेशन? तो मैंने कहा ना छोड़ो साहब, ये सब कहावत है, इट इज डज नॉट वर्क। तो मैंने कहा कि स्ट्रेस आता कहां से है? स्ट्रेस आता है हमारे नजरिए से। इट इज आवर एटीट्यूड दैट ईदर कॉजेज स्ट्रेस और हेल्प्स अस टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस के ऊपर काबू कैसे पाना है। Absolutely. आप देखें छोटी सी चीज, इंडिया में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जहां पे लोग जाना चाहते हैं इज IIT में जाना चाहते हैं। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, बट नंबर्स आर वेरी क्लोज। तकरीबन 1 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं 10,000 सीट के लिए, 20,000 सीट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट रेशो इतना ऐसे है। इट्स ए मैसिव नंबर। अब 10, 20, 30,000, तो अगर मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ लोगों में से आपने 20,000 लोग चुने, दैट मीन्स इंटेलिजेंस वाइज IQ, they are the most intelligent people in the country, probably I will say even in the world for that matter, दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट। तो उनका IQ जबरदस्त है। और अभी आप 3 महीने 2 महीने पहले बल्कि न्यूज में भी निकला था, चेकअप who has the highest suicide ratio also, the IITians। अच्छा, one of the highest, intellectually बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमोशनली जीरो, इमोशनल स्ट्रेंथ जीरो। तो आज की तारीख में लोग कहते हैं आपको आगे बढ़ना है, IQ ठीक है, IQ हम लोग को समझना चाहिए। IQ होती क्या है? IQ का सिर्फ एक ही मतलब है कि आई एम ए क्विक लर्नर, आई हैव द एबिलिटी टू बी ए क्विक लर्नर। मैं जो भी चीज है बहुत फटाफट ग्रैस्प करता हूं, फटाफट सीख लेता हूं। ये इनको इंटेलिजेंस कहते हैं साहब। एक अच्छी तरीके से मैं सीखना जो है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट डज दैट मीन दैट आई ऑल्सो हैव गुड जजमेंट? एक आदमी की IQ बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन उसकी जजमेंट बहुत खराब हो सकती है साहब। यू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो चीज आपको ऊपर ले जाती है, इट इज आवर EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल। मैं एक नई किताब लिख रहा हूं और आगे आने वाली, कि जिंदगी में हम लोगों को 5 ताकतें चाहिए, अगर बल्कि 5 की जगह 6 चाहिए ताकतें टू मूव एंड इन जिंदगी में सफल होने के लिए। एक, वी नीड फिजिकल स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली।
mental strength, emotional strength, relationship strength, fifth financial strength and sixth spiritual strength। इसके बगैर सर है नहीं कुछ। इनमें से एक मिसिंग है, यू आर अ फेलियर, आप फेल हो गए। इसी आप गाड़ी का जो पहिया होता है ना, उसकी जो 6 सलाखें होती हैं, एक सलाख टूट जाए आप बाकी 5 के साथ चला नहीं सकते गाड़ी को, आप रगड़ जाओगे, वहां पर गिर जाएगी गाड़ी। पर ये पर्सपेक्टिव जैसे लोग समझते क्यों नहीं सर? मोस्टली सक्सेस तो फाइनेंशियल पे ही अटक जाती है बस। जिसकी गाड़ी बड़ी, जिसका पैकेज बड़ा, जिसकी सैलरी बड़ी, और ऐसे लगता है आदमी पूरी जिंदगी बस अब ये सेट कर लूँ, फिर बाकी फिजिकल इमोशनल रिलेशनशिप पे तो मैं आ ही जाऊंगा करके वो चीज़ें इग्नोर ही हो जाती हैं। स्कूल वाले भी उस पर कुछ फोकस नहीं करते, कॉलेज वाले भी नहीं करते, जॉब में बॉस भी नहीं करता। एंड यू नो लाइफ में आपके जो ये 6 हैं, पर्सनली आई टोटली एग्री टू दिस सर। आई मीन जिसको आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलेंगे ना सर, वो तो इसी से बनेगी। बट व्हेन आई सी यंगर जनरेशन पर्टिकुलरली, लाइक सबको जल्दी अमीर होना है, रिटायर होना है, पैसे कमाना है, और वही एक मापदंड बन गया। दैट बिकम्स द ओनली पैरामीटर। सो वेयर हैज द सोसाइटी गॉन रॉन्ग इन गिविंग द जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन की सिर्फ यही एक चीज, मनी ओरिएंटेड, सक्सेस इक्वल्स money, big car, big bank balance, big house, big this, designer clothes, यही कुछ। वही बच्चा अच्छा है सर कॉलेज में जिसकी प्लेसमेंट की पैकेज बड़ा है, राइट? ऐसा और जॉब में भी वही अच्छा है जिसके पास पैसे ज्यादा हैं। एक बारी अमेरिका में जी, आई बी देयर फॉर 45 years, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे, हम लोग के बच्चे बड़े हो रहे थे, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में जाएंगे, तो सब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि साहब आईवी लीग में जाना चाहिए, अच्छे प्रीमियम कॉलेज में जाना चाहिए। तो बातों में ये निकला कि भैया प्रीमियम कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आप निकलते हो, कम्युनिटी कॉलेज जो लोकल कॉलेज है वहां से निकलते हो, तो उनमें फर्क क्या है? राइट सर। और कितने परसेंटेज लोग मेक इट बिग जो प्रीमियम से आते हैं, और कितने परसेंटेज लोग हु मेक इट बिग फ्रॉम दिस? परसेंटेज वाइज probably it's the top 10, 15, 20% who make it big here and who make it big here. Rest they don't do it. Now देखो ऐसा है, मेरे पास अगर 2 कैंडिडेट आते हैं, एक बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से आया, दूसरा कम्युनिटी कॉलेज से आया। नाउ मैं अगर उनको इंटरव्यू करता हूं, इफ एवरीथिंग एल्स इज ओके, सब कुछ एट पार है, तो हो सकता है मे बी मैं प्रेफरेंस दे दूंगा प्रीमियम कॉलेज वाले को, और उस हो सकता है उसका पैकेज भी उसको ज्यादा पैसे दे के उसको रख लूं, मे बी 30, 40, 50% इवन हायर पॉसिबिलिटी। बट उसको मैंने प्रेफरेंस दे दिया सर, उसको एडवांटेज तो मिल गया ऑफ द प्रीमियम कॉलेज, बट उसके बाद क्या है? परफॉर्म और गेट आउट। आफ्टर दैट यू परफॉर्म और यू गेट आउट, वो दरवाजा खड़ा था, राइट? तो आपको एडवांटेज कब मिला? ओनली फॉर योर फर्स्ट जॉब, ओनली फर्स्ट जॉब, ओनली फर्स्ट जॉब। उसके बाद परफॉर्म और गेट आउट। तो बात ये है, दैट इज व्हाई वन हैज टू अंडरस्टैंड। आज की तारीख में देखो ना, इसी साल की बात बता रहा हूं, पिछले साल की, ऑलमोस्ट 40% ऑफ IITians हैव नॉट गॉट अ जॉब। 40% of IITians have not got a job. उनको जॉब ही नहीं मिली साहब, 40%। and numbers even in IIMs have become very high. और कईयों को तो 4 लाख रुपए साल की जॉब्स मिल रही हैं in the IITians. 4 lakhs a year. What are we talking? तो साहब सबसे बड़ी चीज ये है, one has to understand कि हम लोग कर क्या रहे हैं। Are we capable of working and doing a good job? मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि अक्सर कहीं पर भी मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, और ऑटोमेशन हो रही है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, AI सब। अब AI किसी को मतलब भी मालूम नहीं है AI है होता क्या, लेकिन AI के गीत गा रहे हैं। अब फिर उसको BI क्या होता है, CI क्या होता है, DI क्या होता है, इसको भी कुछ समझ में नहीं है, सब खाली AI BI AI से है। तो वही बोलते हैं कि भाई किसके साथ क्या हो जाएगा। मैंने कहा देखो भैया, 2 चीज है कि AI will probably most likely replace all jobs जहां पर repetitive work है, data involved है, repetitive है, वहां पर AI will come in. But wherever there is emotion involved, AI cannot do any job. Right. सब एक डॉक्टर आपके पास आता है, इवन इन मेडिसिन AI आ गया है। हाँ। कैसे आ गया है? इसी
वो डेटा फील करते हैं, आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट सारा फीड करते हैं एंड डेटा घुमा पे, एंड प्रॉबेबली द automation can give a better diagnosis than the physical doctor now. Right. Because उसका डेटा बहुत लंबा Yes. है, लेकिन उसके बाद बता दिया उसने क्या हुआ। अब आगे क्या करेगा? वो पेशेंट इज मेंटली डिस्टर्ब, उसके लिए डॉक्टर और नर्स उसका हाथ पकड़ के कहता है डोंट वरी अबाउट इट, हम करते हैं। ये कौन करेगा उसका? वो AI नहीं कोई कर सकता, रोबोट नहीं कर सकते कुछ नहीं। इसी सेम थिंग कस्टमर सर्विस, कस्टमर गुस्से है, नाराज है, पागल हुआ पड़ा है, इसी हाउ डू यू हैंडल इमोशंस ऑफ दैट पर्सन। बट आपको एक और छोटी सी और बात मैं कहना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, और आप भी तो बिजनेस रन कर रहे हो, 4 बिजनेस रन कर रहे हो आप। जी। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, लेकिन आज की तारीख में मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड अच्छे लोग काम करने के लिए, वेरी हार्ड टू फाइंड डिफिकल्ट गुड पीपल टू वर्क इवन टुडे, वेरी हार्ड सर, वेरी हार्ड टू गेट इवन टुडे विद द अनएम्प्लॉयमेंट। Yes. और ऐसे व्यापारी होने के नाते आज सबसे बड़ी समस्या एक व्यापारी को क्या है? अपने ऑफिस में पूरा स्टाफ तो रख लिया आपने, आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हो रही है? टू विद ऑल द पीपल वर्किंग हियर, एंड इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज माइन एंड द होल वर्ल्ड, एवरीवेयर, सारी दुनिया में ये एम्प्लॉयर्स आर फेसिंग 2 प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। Trust सर ये 2 चीजें मिसिंग है, आज प्रॉब्लम हो गई। सही कह रहे हैं, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, और इसके बगैर आप काम कैसे कर सकते हो? सर मुझे आप ये बताओ, यू कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। अब ये मैं इसको आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? मैंने जब इंश्योरेंस बेचनी शुरू की तो विदिन 3 मंथ्स मेरे मैनेजर ने बुलाया टू फायर मी, नौकरी से निकालने के लिए फॉर नॉन परफॉर्मेंस। बट एनीवे मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को एक मौका और दो। बट मैं उस दिन एक प्रोग्राम था डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं ऑलमोस्ट 45-50 इयर्स की पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैं भी चला गया प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, 1000 लोग थे, मैं भी था वहां पर। तो डॉक्टर पील आए, उन्होंने नजर घुमाई 1000 लोगों पे, बोले लगता है आप लोग इतने शांत बैठे हो, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछा किसी को कोई समस्या है? किसको नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। फिर डॉक्टर पील ने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो फिर सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से 200 गज दूर मैंने एक जगह देखी, वहां पर कुछ लोग एकदम रिलैक्स आराम से लेटे पड़े थे, कंफर्टेबल, उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले यहाँ से 200 गज दूर एक शमशान घाट है, वहां पर लोग लेटे हुए हैं एकदम रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तब उन्होंने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ, सबने हाथ जेब में डाल लिया। तब डॉक्टर पील ने उस दिन बोला, याद रखिए समस्या एक जीवन का प्रतीक है, जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहोगे तुम ही नहीं रहोगे, और जब समस्या कम होने लगे बुलावा आना शुरू हो गया है। राइट। तो डॉक्टर पील ने उस दिन एक प्रार्थना दी, शायद आपने सुनी होगी पहले। मेरे हिसाब से इस जिंदगी का एक निचोड़ है ये। ओके। और प्रार्थना ये दी, मैं हिंदी में ही बोलूंगा पूरी प्रार्थना। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दो, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। दीपक, इस छोटी सी प्रार्थना को आप एनालाइज करें। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो। अब सवाल यह है, क्या जिंदगी में हम हर चीज बदल सकते हैं? हर चीज को तोड़ मोड़ के घुमा फिरा के अपने लिए सहूलत के लिए ला सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं, जैसे कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहाँ पैदा हुआ मेरा फैसला नहीं था भाई, मेरा ये कद है, मेरा रंग ये है, मैंने चुना नहीं, इसको मैं बदल नहीं सकता। और ये यकीनन कई लोग अपाहिज भी पैदा हो जाते हैं भाई, और कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी होते हैं। क्या गलती की, इसका जवाब नहीं है हर एक के पास। जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, क्योंकि बहुत बारी हम उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो बदल नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में हम तनाव लेके चले जाते हैं। वी बिकम पैरालाइज्ड एंड वी बिकम अनप्रोडक्टिव, निकम्मे हो जाते हैं। और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। जब मैंने अपनी किताब लिखी
ये नई वाली लिव व्हाइल यू आर अलाइव, लिव व्हाइल यू आर अलाइव। तो इसी सोच को लेके मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। तो मैंने लिखा कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है इन दोनों बातों में टकराव है, लेकिन है नहीं। जिंदगी एक फैसला कैसे है भैया? मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। मैं जरूरत से ज्यादा रोज खाना खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। और मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए। मेरी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। भैया जिंदगी एक फैसला है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, नेक्स्ट सेंटेंस, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है। फैसला हम पे काबू पा लेता है। इट्स ओवर, उसके बाद नहीं कुछ कर सकते आप। और जिंदगी एक समझौता कैसे है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। अब इसी चीज को मैं कंक्लूजन में लेके आना चाहता हूं आपके लिए। वो ये है, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब जो लोग सफल होते हैं क्या वो गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? इसका जवाब ये है कि जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं, लेकिन याद रखिए कभी कभार गलती करने से कोई इंसान असफल नहीं हुआ। अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही वो फेल हुआ है साहब। और दूसरा, कभी कभार अच्छे काम करने से इंसान सफल नहीं होता, अपनी अच्छाई को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज के लोग जो है ना, वो कहते हैं साहब हमारी किस्मत है, हमारे हॉरोस्कोप है, हमारे नक्षत्र काम नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे। तो मैं आपको छोटी सी एक बात, ये प्रोग्राम मैं डॉक्टर पील का अटेंड करके अपने मैनेजर के पास वापस गया और मैंने कहा भैया मुझे आप नौकरी से मत निकालो, मुझे रहने दो आप यहाँ पर। मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आपको मेरी मेहनत और कोशिश की वजह से कोई कमी नहीं रहने दूंगा, बट मेरे को एक मौका और दे दो। लेकिन क्योंकि अगर आप मुझे आज निकाल देते हो तो मुझे मालूम नहीं जाऊंगा कहाँ, और एक ही जगह मालूम है, गाड़ी धोना। मेरी छोटी बच्ची है, अब मैं क्या गाड़ी नहीं धोना चाहता। तो मेरे को देख के कहता है शिव ये तुम्हारी छोटी कमिटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें तब रहने दूंगा कि जब तुम कमिटमेंट मेरे साथ मत करो, अपने आप के साथ करो आप, देन आई विल लेट यू स्टे हियर। साहब उस दिन मैंने कमिटमेंट की, वो मेरी जिंदगी में एक मोड़ था। और हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई मोड़ जरूर आता है दीपक। और कहते हैं ना कि किस्मत कभी दरवाजा खटखटाती है, याद रखना किस्मत सिर्फ एक ही बारी खटखटाती है। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है, किस्मत जब दरवाजा खटखटाती है और भैया आप अंदर तैयार भी नहीं हो तो खटखटा के चली जाती है साहब। सबसे दुख की बात यह है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड लक एंड इट वॉक्स अवे, अपॉर्चुनिटी वॉक्स अवे, चली जाती है सब छोड़ के आप। मैं अपने मैनेजर के पास गया तो मैंने कहा भैया वापस कागज ले लीजिए, मुझे रहने दीजिए। कह एनीवे उसने कागज विड्रॉ किए और उस साल मैं तकरीबन $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेची। उसके बाद 3 मिलियन, उसके बाद 5 मिलियन, उसके बाद मूव्ड ऑन टू यूएस। मैं 3 बिजनेसेस में चला गया। मैंने एक कंपनी खरीदी कैलिफोर्निया की 1984 में, उनका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया विद नो क्लाइंट्स एंड आई सोल्ड माय कंपनी विद क्लोज टू 500 क्लाइंट्स फॉर अ डिसेंट सम। नाउ मैं अपनी जिंदगी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसकी कुछ वजह है। एक वजह ये है कि मैं सारी जिंदगी फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराता रह गया। ये नहीं समझा कि सबसे बड़ी समस्या मैं अपनी खुद ही था। आई वॉज माई ओन बिगेस्ट प्रॉब्लम। बाहर कुछ बदलाव नहीं आया, सोच बदली, दिशा बदली, दैट्स ऑल। जब तक सोच नहीं बदलेगी हम खुद अपने आप को ही फेल करते रहेंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसी दुख की बात यह है कि घर को अपने घर के चिराग नहीं जला दिया, अंदर की कमियां थी उसी ने हमको जला दिया। मेरे को तो ऐसी कहता है यार, दुख की बात यह है कि घर को घर के चिराग नहीं जला दिया, अंदर बैठ के व्हाट इज इट। और दूसरा चीज, मेरे को मेरे मैनेजर ने
एक बारी कहा यू शट अप एंड लिसन टू मी। मैंने कहा कि यार मेरे से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं फेल हूँ, बीकॉम 3rd डिवीजन में पास किया है, आई एम नॉट एजुकेटेड पर्सन। मेरे को उसने कहा यू शट अप एंड लिसन टू मी, शट अप, और जोर से बोला वो। तो ये समझ में आई कभी कभी जिंदगी में भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है साहब, कभी कभी भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। और तीसरी चीज मैंने सीखी कि मैं तो 100% कमीशन पे था, इंश्योरेंस बेचता था भाई। हाँ बिल्कुल। तो नहीं बेचता था तो पैसे नहीं मिलते थे और पैसे थे नहीं। लेकिन मैंने दीपक वहां पे देखा अपनी कंपनी में कुछ लोगों को तनख्वाह मिल रही थी लेकिन काम नहीं करते थे। तब मैंने सीखा वहां पे पैसा बनाने में और कमाने में बहुत फर्क है। पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी है यार। सी मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। क्या बात है साहब, बिल्कुल। और फर्क क्या है, जब इंसान पैसा कमाता है, यू अर्न मनी, यू पुट योर एनर्जी एंड एथिक्स बिहाइंड, एनर्जी एंड एथिक्स बिहाइंड, दो चीज, उसको कहते हैं पैसा कमाना। दुख की बात यह है आज ज्यादा लोग पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं या बहुत कम चाहते हैं जिनकी वैल्यू है। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये सिर्फ मेरी नहीं है, एक ग्लोबल सर्वे हुआ था गैलप का अमेरिका में, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 63% एम्प्लॉइज जो काम करने जाते हैं दे आर डिसएंगेज्ड। मींस 63% लोग जो काम करने जाते हैं वो काम नहीं करते साहब, वो काम नहीं करते। एंड एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड, का मतलब वो दूसरे को भी काम नहीं करने देते। राइट। मतलब क्या हुआ, सिर्फ 13% लोग जो काम करने जाते हैं एक्चुअली काम करते हैं। आप एक बार लोगों के बहुत से ऑफिसेज में सीसीटीवी लगाए हुए हैं, राइट, देखे हुए हैं आप। हाँ जी हाँ जी। और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एंड आई एम नॉट किडिंग, उनको बहुत कुछ दिखता है साहब। ओनली 13% ऑफ पीपल जो काम करने जाते हैं एक्चुअली वर्क। टेल मी, इज इट नॉट ए इंटेग्रिटी इशू? क्या ये ईमानदारी का सवाल नहीं है? बहुत बड़ी ईमानदारी की चीज है। और दूसरा, आज की तारीख में जो सोशल मीडिया जिस तरीके से चल पड़ा है, लोग काम पे जाते हैं एंड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स 2, 3, 4 घंटे अपना सोशल मीडिया देख रहे हैं। इसी के पैसे मिल रहे हैं आपको? क्या इसके पैसे मिल रहे हैं आपको? 2, 3, 4 घंटे आप बैठ के सोशल मीडिया खेल रहे हो वहां पर, इसके पैसे मिल रहे हैं साहब। मैं आपका बटुआ चुरा लेता हूं तो आप मुझे क्या कहते हैं? चोर। और जब ये सब करते हैं सब दफ्तरों में, ये क्या है? सब चोर। जब एआई आएगी, ये तो ऑलरेडी काम नहीं कर रहे, अरे इनको हटा देंगे तो लॉस कौन सा हो जाएगा? अभी भी काम नहीं कर रहे यार। ये बात ठीक है आपकी, कौन सा लॉस होने वाला है? राइट। लेकिन याद रखना, जो लोग ईमानदारी से सच्चाई से काम कर रहे हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एआई आ जाए या एआई का 50 गुना 100 गुना आ जाए, वेरी ट्रू, दैट विल दे कैन नॉट, उनको कोई हटा नहीं सकता साहब, क्योंकि वो दिल से, दिमाग से और हाथ से, तीनों से काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? दिल से, दिमाग से, हाथ से। आप देखो, कुछ लोग एक दीवार की चुनाई कर रहे थे, तो एक आदमी ने पूछा एक राजमिस्त्री से कि भैया आप क्या कर रहे हो? कहता देखता नहीं कि मैं चुनाई कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? कहता देखता नहीं मैं रोजगार कमा रहा हूँ। तीसरे से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? कहता साहब मैं तो एक स्कूल बना रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे आएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी यहाँ पर। देखो, 3 आदमी ने वही काम कर रहे हैं लेकिन अलग जवाब दिया। क्या तीनों की परफॉर्मेंस फर्क थी? 500% उनकी परफॉर्मेंस अलग थी। अब मैं आपको बताता हूं दीपक, एक मजदूर में, कारीगर में और कलाकार में क्या फर्क होता है? मजदूर में, कारीगर में, कलाकार में। जो इंसान सिर्फ हाथ से काम करता है वो मजदूर कहलाता है। जो इंसान हाथ से और दिमाग से काम करता है वो कारीगर कहलाता है साहब। और जो इंसान हाथ से, दिमाग से और दिमाग से और दिल से काम करता है वो कलाकार है साहब। मेरी एक ही चीज है, अगर आप हर चीज को कला का रूप नहीं दोगे, आप जिंदगी में यू आर ए लेबरर, तुम सारी जिंदगी नौकरी करते रहोगे, नौकर बन के रहोगे आप, कुछ नहीं करोगे आप। इन नौकर और मालिक का भी मैं फर्क बताता हूं आपको, इसमें क्या फर्क होता है। जो मैं आपको मजदूर, कारीगर, कलाकार में जो बात कह रहा हूं, दिस अप्लाइज
इन हर प्रोफेशन। राइट सर, राइट, बिल्कुल। आपका कैमरामैन है, वो खेल तमाशा कर रहा लगा के बैठा हुआ है अपना आराम से। आपका घर में रसोईया है, खाना बनाता है, खाना खा के 2 मिनट में मालूम हो जाता है इसने हाथ से बनाया है, दिल से बनाया है। डॉक्टर के पास जाते हो, 2 मिनट में डॉक्टर कहता है चलो 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 आगे चलो, पर्चा लो, आगे चलो। उसने हाथ से काम किया, दिमाग से किया, दिल से किया। क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, उसने जान छुटाई, फीस लिया अपने। इतनी चीज जो समझने के लिए आपको MBA चाहिए, PhD चाहिए? कुछ नहीं चाहिए सर। MBA PhD करने के बाद इनको फिर समझ में नहीं आती, कुछ नहीं समझ में आती है, इसलिए आप इनको हायर नहीं कर सकते। यू कैंट हायर देम, दे आर अ लायबिलिटी। मैं सही कह रहा हूं आपको, दे आर अ लायबिलिटी। आप तनख्वाह दे रहे हो फॉर डूइंग व्हाट? नथिंग। मैंने एक चीज समझी है, मैं भी 3-4 बिजनेसेस चला चुका हूं। इट इज बेटर नॉट टू हैव अ पर्सन देन टू हैव अ रॉन्ग पर्सन। आदमी ना होए बजाय एक गलत आदमी रखने के, गलत आदमी, दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड आज एटीट्यूड यही हो गया है कि खास तौर पे लोग कंप्लेन करते हैं कि साहब कंपटीशन बड़ा हो गया है, कंपटीशन बड़ा हो गया है, फलाना हो गया है। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, कई साल पुरानी बात है, 200-300 लोग थे वहां, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अटर्नीज, कारपेंटर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बहुत मिक्स ग्रुप। तो जैसे मैं आया तो मैंने कहा कि भैया जितना अच्छा मौका आज है सफल होने का, दुनिया में ऐसा आज तक कभी आया ही नहीं, किसी युग में नहीं आया। जितना सफल होना आसान आज है, राइट, इतना कभी आया ही नहीं। हमारा कंपटीशन है ही नहीं। तो एक आदमी बोला साहब कैसी क्या बात कर रहे हो आप बताइए कि कंपटीशन कैसे नहीं है। तो साहब मैंने उससे एक बात पूछी जो कि आपसे भी पूछ रहा हूं और आपके जरिए से सबसे पूछ रहा हूं। राइट। तो मैंने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, अभी राइट नाउ आप कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? मुझे बताओ कि कितने लोग हैं सड़क पे अभी जो चल रहे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? आंसर इज नहीं, कोई भी नहीं है, हार्डली एनी। यस यस, टोटली। ज्यादातर वो लोग हैं कि जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा बड़ा वर्ग है जिनको जितने मिलते हैं उतना काम करते हैं जिससे जान छूट जाए। हाँ, बस मैनेज हो जाए, उससे ज्यादा नहीं करते। एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा करते हैं सब आप। तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा भैया अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज के अंदर आते हो, आई डोंट केयर आपका क्या प्रोफेशन है, आपका कंपटीशन है कहाँ? आज आपको अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अटर्नी नहीं मिलता, राइट, कारपेंटर नहीं मिलता, प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा कुछ नहीं मिलता। सवाल ये है कि क्या आपको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा कुछ करने को तैयार है? दैट्स ऑल। आप देखें, जीवनियां पढ़ें जो लोग सफल हुए हैं और सफल होने के बाद उन्होंने सफलता को कायम रखा है। देखो, सफल होना एक चीज होती है, एंड देन मेंटेन करना एक और चीज होती है, और मेंटेन करके गुडविल बनाना और चीज होती है। 3 चीज, सफलता, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस एंड गुडविल। रतन टाटा को कौन याद करता है? सफल हुए, सस्टेन किया और गुडविल बनाई। आप हैरान होते हो, मैं तो हैरान था जिस दिन रतन टाटा की डेथ हुई। बहुत प्रधानमंत्री मरे और वही लोग कहते हैं अच्छा मर गया। मैं सही कह रहा हूं। हाँ सर, राइट सर। बरस था, धरती से बोझ उतरा। हाँ। और बोझ उतरने के बाद यहाँ पर तो जमीन भी ले लेते हैं उसकी वो बनाने, मेमोरियल बनाने के लिए। राइट। और अनदर नॉनसेंस। राइट, करेक्ट। कईयों को हाँ, बिल्कुल भारत रत्न भी देते हैं जिनको मिलना भी नहीं चाहिए उनको। बॉटम लाइन इज, रतन टाटा जब गुजरे, मैं आपको अपने दिल में बिरेजू हुआ। आई फेल्ट सो बैड। और मैं जिससे बात करूं, रिक्शा वाला, पान वाला, दुकान वाला, हर एक आदमी के मुंह पे एक थोड़ी सी मुरझा गया था। हाँ, मायूसी से थी। हर एक आदमी के दिल में था कि जैसे मेरा गार्डियन मर गया, मेरा गार्डियन चला गया। रतन टाटा का सबने सुन के ऐसा लगा कि मेरा एक गार्डियन चला गया। पर्सनल लॉस। देखो, ऐसे भी इंसान हैं, लेकिन ऐसे चोर भी लोग हैं जो बैठे हैं, माल बना रहे हैं, इधर बयान बना रहे हैं, अहंकार भी दिखा रहे हैं, गुंडागरी भी दिखा रहे हैं, राइट, सब कुछ कर रहे हैं। तो आदमी कहता है यार कब मरेगा ये, जल्दी मरे तो बेटर है। करेक्ट। सो बॉटम लाइन इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने जो सवाल किया ना, आज सफलता का मापदंड इज बड़ी कार, पैसा, बैंक बैलेंस, फलाना हो गया। एक बात बताओ, ये इतने, एक यू कैन गूगल इट, आप गूगल कीजिएगा, जितने बिलियनियर्स हैं, जो एलोन मस्क है, दूसरा है, तीसरा, और पूरी लिस्ट है। मोर देन 60% दे हैव, बिल गेट्स है सर, दे हैव हैड डिवोर्स। इनकी फैमिली लाइफ कहाँ पर है?
यू टेल मी वन थिंग, अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं है, मस्क की लड़की कहती है 18 साल की, मैं तो अपने बाप को देखना नहीं चाहती हूँ, कमा लिया पैसा यार, ले लिया पैसा, आ गया पैसा। भैया तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है लेकिन तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे से गरीब आदमी कोई नहीं है। देखो ध्यान से, पैसा तेरे पास है लेकिन तुम गरीब हो, यू आर पुअर, यू आर इमोशनली बैंकक्रप्ट, यस। तुम बैंकक्रप्ट हो। क्या कुछ लिया आपने? कुछ भी नहीं। एक बात बताओ, अकेले बैठोगे, पैसे के साथ नाचोगे, कभी आप कभी सोचा है अपना बर्थडे जिंदगी में कभी अकेले बना के देखा है क्या? नहीं, कोशिश करो, रोगे, अपने आंखों में आंसू आ जाएगा, बगल में है ही कोई नहीं, अकेले बैठ के मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ। कभी मना सकते हो अपना अकेला बर्थडे? कभी नहीं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यस, पैसा बहुत जरूरी चीज है, डोंट गेट मी रॉन्ग, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता है, ये भी बात सही है, दैट इज ट्रू, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कहते हैं पैसा जरूरी चीज नहीं है, वो या बेवकूफ है या खुद अरबपति। वही अरबपति बोलेगा कि पैसे की तो जरूरत नहीं है, तो बट यू नीड मनी इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। हमको समझना चाहिए पैसा बनाने में, कमाने में फर्क है। अच्छे लीडर कहाँ चले गए, अच्छे पेरेंट्स कहाँ चले गए? हमारे माँ बाप ने जो एक एग्जाम्पल सेटअप किया था, क्या हमने अपने बच्चों के लिए किया है? आंसर इज नो, सो वी आर गिल्टी ऑल्सो। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक बारी, आई थिंक इट वॉज मोर लाइक कैनेडा और समवेयर, एक किसी ने चोरी की दुकान से एक ब्रेड का वो लोफ उठा के ले आया, तो पकड़ा गया। तो जज ने पूछा कि तूने चोरी की? बोले हाँ सर मैंने की चोरी। क्यों की? कहता है बच्चे भूखे थे सर, मैंने ले लिया। तो जज कहता है देखो तूने चोरी भी करी, तूने एक्सेप्ट भी कर लिया, जुर्म है, तो आई कैनॉट लेट यू गो फ्री बिकॉज इट इज अ क्राइम, राइट? तो कहता है यार ठीक है, मैं $10 तेरे को क्राइम लगाता हूँ, लेकिन $10 भी तो नहीं है तेरे पास। अपनी जेब से उसने $10 निकाले और उसके लिए दे दिए, और सबको बोला कि भैया थोड़े पैसे इकट्ठे करो, इसको दो, कि जो इंसान को चोरी करनी पड़ती है रोटी के लिए, अच्छी चीज नहीं है। तो खैर उसको पैसे लेके जाने लगा वो आदमी। तो जज ने उसको एक बात कही कि भैया अगली बारी तेरे को भूख लगे और तेरे बच्चे भूखे हों, चोरी मत करना, वहां पर थोड़ा सा खोज लेना, कोई गुरुद्वारा मिल जाएगा आपको। अच्छा, गुरुद्वारे में जाएगा, तेरे को लंगर मिलेगा, वहां से कोई आदमी भूखा निकलता नहीं साहब। क्या बात है यार, ये इतनी बड़ी रेपुटेशन, दिस इज रेपुटेशन कि गुरुद्वारे से वहां पर भूखा कोई नहीं जाता, राइट? और उस दिन एक आदमी ने कहा कि साहब हम लोग 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 1-1 किलो, 2-2 किलो, 1-1 किलो रोज हम अनाज बांट रहे हैं। कहते हैं यार सारे देश में हर गांव में गुरुद्वारा क्यों नहीं खोल देते? वंडरफुल सर, हमने शुरू किया था परसिस्टेंस से लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड से लेके, और धीरे धीरे हम एक पूरे देश की बातों पे हम आए और बड़ी कमाल की डिस्कशन रही। और आपने एक चीज़ बोली थी, उसी वक्त से मेरे माइंड में एक छोटा सा सवाल चल रहा है, अगर आप उसका जवाब देंगे ना तो इट कैन बी अ वेरी गुड कंक्लूजन टू दिस डिस्कशन एंड टाइम यू गेव अस। यू सेड, आपके एक इवेंट में आपने लोगों से ये कहा था कि जीतना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोकस नहीं करते हैं और अपने हिस्से का काम ही नहीं करते हैं। एंड द क्वेश्चन यू आस्क्ड देम वाज, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जितने पैसे दिए जाते हैं उससे ज्यादा का या कम से कम उतना काम करते हैं, एंड नो हैंड्स वर रेज्ड। सो लाइक व्हाई डू यू थिंक इज सच अ डिफिकल्ट थिंग कि हम अपना काम अच्छे से करें, मजदूर ना बनकर कलाकार बने? और जब हम ये मानते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि हमें जिस चीज के लिए जितने पैसे दिए जाएं, क्यों ना उससे बेहतर किया जाए, और अगर बेहतर करेंगे तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम in the history of the world to rise, to grow. So what stops people from adopting this as life philosophy? एक लफ्ज जी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। इंटेग्रिटी नहीं है, ये ईमानदारी हम लोग के अंदर नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। आज आप कंपैरिजन करिए, लोग बात कर रहे थे चाइना से। डू यू नो चाइना का क्या सिस्टम है? उनकी जो लेबर है, दे आर 5 गुना, दे आर मोर प्रोडक्टिव देन Indian labor, 5 times more. 5 times. Man hour output per hourly is 5 times more. That's right. तो बात ये है कि बहुत लोग चाइना से भागना चाहते हैं, दे वांट टू गेट आउट, एंड अब तो हालात और भी हो गए क्योंकि टैरिफ वगैरह का चक्कर पड़ गया है। बट इससे पहले 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 4 साल पहले, कि वहां पर भी उस टाइम पीपल वांटेड टू गेट आउट ऑफ चाइना, एंड दिस यू कैन अगेन गूगल एंड चेक इट आउट। 56 कंपनीज लेफ्ट चाइना। अब 56 में से 26 चली गई इन वियतनाम, 26 और 29 went to Vietnam. Okay. Today Vietnam has become like little China, manufacturing
पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग अब वहां पे हो रही है। 29 वेंट देयर, 4 or 5 or 6 वेंट टू थाईलैंड एंड 5-6 वेंट टू इंडोनेशिया एंड सम अदर प्लेस, ओनली 3 केम टू इंडिया। यू लुक एट दिस एंड और क्या, अब पिछले साल की जो रेटिंग निकली है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो जर्मन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल रेटिंग करती है जो सबसे ऑनेस्ट कंट्रीज हैं एंड सबसे करप्ट कंट्रीज इन दुनिया में है। तो जानते हो हमारी करप्शन रेटिंग पिछले साल से और बढ़ चुकी है। वी हैव बिकम मोर करप्ट देन लास्ट ईयर। दैट्स राइट। तो एक बात ऐसा है कि सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, बट व्हाई आर वी डूइंग समथिंग सच थिंग्स लाइक दिस हियर? आप छोटी सी देखो करप्शन आपको सामने यहाँ पर दिखाएंगे, हमने ये बनवा दिया, वो बना दिया, बना क्या दिया? इसी आप बनाते हो, बाद बनाते हो पहले टूट जाता है, बनाते हो पहले ये टर्मिनल 1 जो बना था अभी यहाँ पर मार्च में पिछले साल इनॉग्रेट हुआ, 2 महीने के बाद गिर गया, टर्मिनल 1 गिर गया। शिवाजी की मूर्ति बनी, 3 महीने के बाद वो गिर गई। झारखंड में 15-18 ब्रिज पुल बने, 12 गिर गए। तो सड़क बनती है आज और पहली बारिश होती है, खड्डे पड़ जाते हैं, गिर जाती है। एक बात बताओ तो आप कर क्या रहे हो? इसके लिए पीएचडी चाहिए क्या? कुछ नहीं। कल्चर सभ्यता यहाँ से शुरू होती है। आप एक काम करो, नीचे चले जाओ, जितने जो रेडी वाले हैं, छाबड़े वाले हैं, दुकाने वाले हैं, छोटे छोटे, सब हफ्ता देते हैं पुलिस को, इधर उधर सारे हफ्ता दे रहे, चेक करो ना जाके, सब मालूम हो जाता है। तो एक हमारे कोई आए मेरे घर मिलने, तो कहता है रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, लेट हो गए। तो पूछे क्यों? तो बोला साहब, कहता है मेरे को 100 रुपए दे दो, मैं छोड़ देता हूँ। कहता मैंने पुलिस वाले से पूछा कि 100 रुपए किस बात के दे दूं? देखो पुलिस वाले का जवाब क्या है। पुलिस वाला जवाब देता है कि 100 रुपए मैं इसलिए ले रहा हूँ, कहता सर हमारा मंत्री सिरिलाने के 100 करोड़ ले लेता, मैं तो सड़क पे खड़ा हूँ, और हमारा मंत्री एक बार हिलाता तो 100 करोड़, 2 बार हिलाता तो 200 करोड़ हो जाता। कहता है मैं तो साहब, मैं तो फिर भी सड़क पे खड़ा हूँ। लुक एट द लॉजिक। जहां पर चारों तरफ, आप एक बात, 10 करोड़ आदमी इस देश में आ कैसे गया? बॉर्डर में 2000 रुपए देते हैं, अंदर आ जाता है, 2000 रुपए देते हैं, उसका आधार कार्ड बन जाता है, 2000 रुपए देते इलेक्शन कार्ड बन जाता है। भैया आपके लीडर अपना इटली से आ रहे हैं, वोटर बांग्लादेश से आ रहे हैं, आपका देश ठीक हो जाएगा क्या? पीएचडी चाहिए इसको। वोटर बांग्लादेश से आ रहे हैं और यहाँ पर जो परिवार टैक्स पे कर रहे हैं वो 12-12, 20-20 जिनके बच्चे हैं उनको सब्सिडी दे रहे हैं। बैठ के करो, बैठ के टैक्स तो आप दे रहे हो, हम दे रहे हैं ना। जिनके 2 बच्चे हैं वो टैक्स देते हैं, जिनके 15 बच्चे हैं उनको आप सब्सिडी दे रहे हो। आप करो, आप ऐसे देश बनता है क्या? कौन सलाहकार हैं और कौन इनकी चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं तो प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है साहब, और प्रॉब्लम है कि देश का हित सामने है नहीं। वंडरफुल सर। तो आपकी जो आज सारी बातें हैं, जब ये लाखों लोगों तक पहुंचेंगी, हमारा ऐसा विश्वास है कि आपकी जो इंटेंशन है जिससे आपने ये बातें कही हैं, ये सारी बातें वो वाला काम ज़रूर करेंगी और आपका मैसेज लोगों के कानों तक नहीं, लोगों के दिलों तक जाएगा। और दीपक, सबसे बड़ा एक और बात कहूँ जी, कि इस देश में लोग बहुत अच्छे हैं, देशभक्त हैं, और ना ही उनके अंदर कोई जात पात की बातें किसी के अंदर नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं साहब। कभी बस में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो, कभी आज तक कभी आपने किसी से पूछा है अपने बगल वाले से कि तेरी जात क्या है? या आप बस में बैठे हो, कभी किसी को पूछते देखा कि तेरी जात क्या है? मैंने आज तक नहीं देखा साहब। ये सब बनाया हुआ है, पॉलिटिशियन का बनाया हुआ है, देश को बर्बाद करने के लिए बनाया हुआ है। दैट्स ऑल। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन। बहुत बहुत और बहुत सारी बातें जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो निकल आई, और बहुत सारी तो अनएक्सपेक्टेड आ गई। सो स्वीट ऑफ यू।